देखिए आज के क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है गैस के डेंसिटी के बारे में शुरुआती डिस्कशन है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डिफ्यूजन और रिफ्यूजन गैस का इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करना है दैट इज अबाउट डेंसिटी ऑफ गैस। देखो हम लोग के पास इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। P stands for pressure, V actually volume है आपका, N is number of moles, R is gas constant and T is absolute temperature। अब यहाँ से आ जाओ, क्या हम लोग इस नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास ऑफ गैस बाय मोलर मास? बोलो बोलो, समझा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास। यस सर, यस। अब आप इसको लिख सकते हैं P डॉट V इज इक्वल्स टू M R T। थोड़ा एक एडजस्टमेंट देखो, इस V को यहां से निकाल के नीचे भेज दिए, M को इधर भेज दिए। अब जरा देखिए क्या PM इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या हम इसको डेंसिटी ऑफ गैस बोल सकते हैं? तो आपको मिला PM by RT is equals to density। therefore density of gas का फॉर्मूला से याद रखो PM by RT। गैस के डेंसिटी का फॉर्मूला PM by RT, गैस के डेंसिटी का फॉर्मूला। गैस अगर P प्रेशर पे मौजूद है, गैस अगर P प्रेशर पे मौजूद है और M है उसका मोलर मास, एक मोल का मास, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेंपरेचर, तो याद रखना डेंसिटी ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू PM by RT। डेंसिटी ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू PM by RT। यहां से ग्राफिकल एनालिसिस। अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे डेंसिटी को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे T को रिप्रेजेंट करें, वर्टिकल एक्सिस पे डेंसिटी को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर T को रिप्रेजेंट करें तो क्या ये ग्राफ कर्व होगा? देखो तो अच्छे से, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का डेंसिटी घटेगा। इज दिस राइट? यस सर। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ गैस का डेंसिटी घटेगा। अच्छा, अगले ग्राफ को देखना, बहुत सारा ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से। अगर डेंसिटी और 1/T का ग्राफ होता तो 1/T के साथ तब तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देन इट मूव्स इन दिस वे, ऐसे निकलता है स्ट्रेट लाइन, समझे? यस सर। अगर आप 1/T के साथ ग्राफ लोगे, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? सबको सबको समझ में आ रहा है कि हम बोल रहे हैं 1/T के साथ ग्राफ लेने? यस सर। 1/T अगर यहाँ पे है तब तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और अगर केवल T है तब ये कर्व में ऐसे चलेगा। ठीक है, अब एक दो चीज और, मान लो हम लोगों के पास प्रेशर और वॉल्यूम का 3 कर्व है, ऐसा हमेशा ध्यान रखिए। पीवी ग्राफ कर्व होता है, आप है पिछले दिन पढ़े थे बॉयल्स लॉ में, आप कर्व बनाए थे ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, 2 ग्राफ तो आपको बताए थे ना लास्ट टाइम? यस सर। यस सर। तो मान लो पीवी है, ये 3 कर्व है, 1 2 और 3। आपसे बोला गया तीनों में कौन ज्यादा मास कंटेनिंग वाला सैंपल है, किसमें गैस का मास ज्यादा है, किसमें गैस का मास ज्यादा है, ऐसा कुछ। मास को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में से नहीं। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। या टेम्परेचर के बेसिस पे सजा के दिखाओ। कोई तुमको बोल दिया कि ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर का है, हाँ भाई टेम्परेचर तो अलग अलग होगा, तीनों का टेम्परेचर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के दिखाओ। ऐसे क्वेश्चंस पे हैंडल करने का तरीका सीखिएगा, क्वेश्चन बनाना कोई हो, आप
आपको दिया गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, सही है। देखो होता क्या है, समझना। जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं तो क्या इस लाइन के ऊपर आप बोल सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है? यस सर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। यस सर। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। तो जरा गौर कर लो, थर्ड केस का वॉल्यूम यहां पे है, सेकेंड केस का वॉल्यूम यहां पे है और फर्स्ट केस का वॉल्यूम यहां पे है। तुम देखो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, कैसे सर कांस्टेंट किया? हम बोले प्रेशर के पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दो, तो तुमको दिख रहा है कि V3 से बड़ा V2 है, V2 से बड़ा V1 है। और अगर आप इस इक्वेशन पे नजर डालेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर 3 से बड़ा 2 है और 2 से बड़ा टेम्परेचर 1 है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। मन में कुछ ख्याल होगा, जरूर हमसे बात करना। सर आप जो 3 कर्व सर अभी ऐसे लिए थे उसमें आप प्रेशर को कांस्टेंट करके क्वेश्चन बनाएं। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके क्वेश्चन बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। देख लेते हैं अभी। मान लो इसको 1 कह दिए हैं, इसको 2 कह दिए हैं, इसको 3 कह दिए हैं और आप इधर से लाइन ड्रॉ किए। इस लाइन के ड्रॉ करने का मतलब है कि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए। भाई वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा तो प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा ना T का। यस सर। यस सर। देखो सबसे कम प्रेशर 3 का है, सबसे कम प्रेशर 3 का है तो सबसे कम टेम्परेचर भी 3 का होगा। उससे ज्यादा प्रेशर 2 का है और सबसे ज्यादा प्रेशर 1 का है, करेक्ट है? यस सर। तो P3 से बड़ा है P2, P2 से बड़ा है P1, इसलिए T1 से T1 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 P3, T3 से बड़ा T2 और सबसे बड़ा है T1। ठीक है, चलो मास पे सोचो, मास पे। एक नए चीज पे सोचो। मान लीजिए आपके पास B और T का ग्राफ है, BT ग्राफ है। याद कीजिए, आप पढ़े हैं इसे। ये 3 कर्व है 1, 2 और 3। आपको बताना है तीनों केस में, आपको बताना तीनों केस में किसका प्रेशर ज्यादा है, किस केस में प्रेशर ज्यादा है, कोई बता रहा है? इन तीनों केस में किस केस में प्रेशर ज्यादा है? फिर से वही आ जाए यहां, PV इक्वल्स टू nRT। बोलो किधर लाइन खींच दे, बोलो तुम जिधर बोलेगा उधर लाइन खींच देंगे। किसको कांस्टेंट लेके सोचना है? सर टी। सर थर्ड वाला को ज्यादा है। ठीक, आपको T कांस्टेंट लेके सोचना है, तो T कांस्टेंट लेने के लिए ऐसे लाइन खींचेगा ना। यस सर। जब आप T को कांस्टेंट कर देंगे तो आपको इस वॉल्यूम को नीचे लाना पड़ेगा। तो देखिएगा कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली है, करेक्ट है? यस सर। यस सर। थर्ड का वॉल्यूम सबसे कम है तो थर्ड का प्रेशर सबसे ज्यादा है। थर्ड में वॉल्यूम सबसे कम है, देख रहा है? यस सर। तो प्रेशर सबसे ज्यादा है। सेकंड का वॉल्यूम उससे ज्यादा है, ये थर्ड का वॉल्यूम है, ये सेकंड का वॉल्यूम है, ये फर्स्ट का वॉल्यूम है।
वॉल्यूम से बड़ा है, सेकंड का वॉल्यूम से बड़ा फर्स्ट का वॉल्यूम, तो प्रेशर इसका उल्टा होगा, थर्ड का प्रेशर सबसे बड़ा होगा, सबसे कम 2, सबसे कम 1। समझ पा रहा है? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। नोट करो उसको अच्छे से। सर एक बार थर्ड वाला ग्राफ समझा दीजिए। कौन वाला थर्ड? सर ये नहीं सर, ये पहले वाला थर्ड। ये हम्म। इसमें हम बोले कि मान लो पीवी कर्व 3 बना हुआ है, 1 2 3 करके नाम दे दिए, बोले कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। आप लास्ट बॉयल्स लॉ में पढ़े थे ना कि पीवी कर्व हमेशा ऐसे कर्व होगा चलेगा, पीवी ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा। यस सर। ठीक, अब उसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो तरीका हम बोले कि देखो भाई तरीका ये होता है कि आप किसी एक को कांस्टेंट मान ले, दोनों तरफ दो नाव पे सवारी कीजिएगा ना तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। मतलब आप प्रेशर को भी देखिएगा, वॉल्यूम को भी देखिएगा, प्रेशर को भी देखिएगा, वॉल्यूम को भी देखिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो उससे अच्छा है कि एक को कांस्टेंट मान लीजिए, या तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए तो खाली वॉल्यूम से आंसर निकालिए, या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए प्रेशर से आंसर निकालिए। मेरी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझो कि तुम देना क्या चाहते हैं, ठीक है? अब उसके लिए क्या किया गया, हम बोले प्रेशर को कांस्टेंट कर देते, तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए एक लाइन खींच दिए ये वाला। तो को समझ में आ रहा है कि इस लाइन पे प्रेशर एक ही रहेगा हमेशा? यस। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम घटा तो टेम्परेचर घटा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो वॉल्यूम सबसे कम 3 नंबर का है तो टेम्परेचर सबसे कम 3 नंबर का है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम 1 नंबर का है तो टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा 1 नंबर का है। नोट करो फटाफट। Concept of diffusion of gas। गैस का डिफ्यूजन, पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करें, बाद में कैलकुलेशन या जो भी मैथमेटिक्स। इस रूम में आप एक छोटे से गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस लाएं और गुब्बारे के नोजल को छोड़ दो खुला, गैस गुब्बारा से निकलेगा और पूरे रूम में जो बाकी गैसेस है उसके साथ आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा। यस सर। यस सर। गैसेस का आपस में इस तरह से इंटरमिक्स होने का जो फेनोमेनन है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन इज द फेनोमेनन इन विच गैसेस इंटरमिक्स विद ईच अदर। गैसेस एक दूसरे के साथ जो इंटरमिक्स होता है उसको हम लोग गैस का डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे इस रूम में है ना, आप हाइड्रोजन गैस छोड़ दीजिए, हीलियम गैस छोड़ दीजिए, अमोनिया रहेगा, CO2 रहेगा, सब आपस में मिलजुल के रहता है, पूरा रूम में फैला हुआ है। तो वो जो आपस में मिल जाता है, बस उसी को लॉजिकली तुम समझो कि उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन में अगर तुम टेक्निकल वर्ड्स लाओगे तो आप डिफ्यूजन करने के लिए गैस को कहीं ना कहीं से तो लीक करते हैं ना। जैसे अभी हम क्या बोले कि एक गुब्बारा में तुम गैस रखे हो, उसके नोजल से गैस निकल के रूम के गैस के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है? पर यूनिट टाइम किसी गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, दूसरे गैस के साथ मिक्स होने के लिए निकल रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, मिक्स होने के लिए निकल रहा है, उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। वॉल्यूम ऑफ गैस जो पर यूनिट टाइम
दूसरे गैसेस के साथ इंटरमिक्स होता है, डिफ्यूज होता है, उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, वॉल्यूम बाय टाइम। कौन सा वॉल्यूम लेना है? जो दो गैसेस का आपस में मिक्स होता है, उस वॉल्यूम को कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज द फेनोमेनन इन विच गैसेस इंटरमिक्स विद ईच अदर, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटी। ये वर्ड भी लगा लेना, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब गैस है ना, ग्रेविटी के साथ नीचे नहीं गिरता है, ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे जाता ऊपर जाता, उसमें ग्रेविटी का कोई रोल मत मानिएगा। ये मत सोचिएगा कि ग्रेविटी उसको खींच के दूसरे गैसेस के साथ मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी है वहां नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे मानो कि गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो रहा है। तो गैसेस का आपस में इंटरमिक्स होने का जो फेनोमेनन है दैट इज डिफ्यूजन। और पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम जितना वॉल्यूम आपस में इंटरमिक्स होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इसी में एक और टेक्निकल वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। इफ्यूजन, ई डी के जगह ई लगा रहे, इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? अगर गैस किसी स्मॉल होल से बाहर आ रहा है, जैसे गुब्बारे में गैस है और आप गुब्बारे में ना पिन से एक होल बना दिए, तो उस पिन होल से जो गैस बाहर आता है उस तरह का गैसेस का इंटरमिक्सिंग, जिसमें गैस किसी पिन होल से, किसी होल से, किसी स्मॉल ऑरिफिस से बाहर आता है, स्मॉल ऑरिफिस, छोटा सा होल ऑरिफिस, उसको इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या हुआ, गैसेस का आपस में इंटरमिक्स होने का प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। पर यूनिट टाइम जितना वॉल्यूम ऑफ गैस आपस में इंटरमिक्स होता है उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर डिफ्यूजन के फेनोमेनन में गैस किसी स्मॉल ऑरिफिस, स्मॉल होल से बाहर आ रहा है तो डिफ्यूजन को इफ्यूजन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. ये तीनों टर्म लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, that phenomenon in which intermixing of gases takes place, intermixing of gases takes place irrespective of gravity, intermixing of gases takes place irrespective of gravity, comma is known as diffusion, comma is known as diffusion. Is known as diffusion. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, if gases comes out through a small hole, ब्रैकेट में लिख लो orifice, ORIFIC, orifice, bracket close, then this process is called effusion. Then this process is called effusion. पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखना, volume of gas diffuse or effuse per unit time, volume of gas diffuse or effuse per unit time diffuse or effuse per unit time is called rate of diffusion or effusion, is called
rate of diffusion or effusion. Rate of diffusion or effusion. यस सर। हो गया। अब देखिए एक साइंटिस्ट हैं जो इसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल रूल दिए हैं कि गैसेस कैसे आपस में इंटरमिक्स होगा, कितने रफ्तार से मिक्स होगा। और उनका लॉजिक बहुत इजी है। जो गैस जितना हल्का होगा उतना जल्दी मिक्स होगा। क्या बोलते हो तुम? जो जितना हल्का होगा उतना जल्दी मिक्स होगा, जो जितना भारी होगा उतना देर से मिक्स होगा। करेक्ट है? नो सर। तो उनका कहना क्या था, सुनिएगा ध्यान से। नाम है उनका ग्राम्स। वो जो लॉ दिए उनका नाम है ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ। उनका कहना था कि रेट ऑफ diffusion is proportional with 1 by square root of molar mass or 1 by square root of density of gas. मतलब मोलर मास के स्क्वायर रूट के साथ या फिर डेंसिटी ऑफ गैस के स्क्वायर रूट के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली होता है, प्रोपोर्शनल। मतलब जो गैस जितना भारी होगा, मोलर मास जितना ज्यादा होगा, उतना स्लोली मिक्स करेगा। जैसे इस रूम में एक बार आप हाइड्रोजन गैस छोड़े, ठीक है, और दूसरी बार मीथेन गैस को यहां पे छोड़ दिया गया रूम में मिक्स होने के लिए, तो जल्दी कौन मिक्स करेगा? हाइड्रोजन। हल्का है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है, वो तुरंत मिक्स कर जाएगा। मीथेन भारी है, देर से मिक्स करेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड ग्राम्स लॉ। लिखो नीचे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। Gram's law of diffusion and effusion. डैश देके लिखना। According to this law, rate of diffusion or effusion, rate of diffusion or effusion is inversely proportional with rate of diffusion or effusion is inversely proportional with square root of molar mass of gas, square root of molar mass of gas or square root of density of gas or square root of density of gas. ठीक है, देखो यहाँ पे। सो आप लिख रहे हैं रेट इज प्रोपोर्शनल विद 1 बाय रूट अंडर मोलर मास और 1 बाय रूट अंडर डेंसिटी फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू गैसेस। हमेशा दो गैस का कंपैरिजन से इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का ये है तो बताओ मीथेन का क्या होगा,
मीथेन का ये है तो बताओ ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का ये है तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा। मतलब दो गैस का कंपैरिजन पे क्वेश्चन इसका ज्यादा है। तो अगर हम फर्स्ट गैस का रेट बाय सेकंड गैस का रेट लिखेंगे तो क्या ये अंडर रूट मोलर मास 2 ऊपर और मोलर मास 1 नीचे होगा, या फिर डेंसिटी 2 ऊपर और डेंसिटी 1 नीचे होगा। यस सर। अब थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। जहां रेट लिखा हुआ वहां आप वॉल्यूम बाय टाइम और दूसरे का वॉल्यूम बाय टाइम भी तो लिख सकते हो। रूट अंडर मोलर मास ऑफ सेकंड बाय मोलर मास ऑफ फर्स्ट, रूट अंडर डेंसिटी ऑफ सेकंड बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट भी लिख सकते हो। ये डाटा भी है आपके पास। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में टाइम सेम रहता है। 5 मिनट में ये डिफ्यूज हुआ, 5 मिनट में वो डिफ्यूज हुआ, दोनों का 5 मिनट। अगर दोनों का टाइम सेम है, अगर T1 एंड T2, अगर T1 और T2 बराबर है तो T1 T2 कट गया, आपके पास इक्वेशन हुआ V1 by V2 इज अंडर रूट मोलर मास ऑफ 2 by मोलर मास ऑफ 1। चलो जी जरा कोई बोल के दिखाओ, ये V1 by V2 क्या है, ये V1 और V2 क्या है, V1 और V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस लीकेज, वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिफ्यूज हो रहा है, 1 का वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिफ्यूज हो रहा है 2 का। ये मोलर मास है 2 गैस का, ये मोलर मास है 1 गैस का। क्या किसी को डाउट यहां तक समझने में? अब आइए इससे आगे निकलिए, थोड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन पे आइए। For 2 gases present in 2 bulbs, बल्ब इसको कहते हैं, बल्ब इसको कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे ना, एक क्वेश्चन में था ना, इसको बल्ब कहते हैं। यहां आप दोनों को इस तरह का एक पाइप है उससे जोड़ दिए, इसमें एक गैस है, सपोज जैसे हम लोगों के पास इसमें HCl, ठीक है, और इसमें NH3 है। शुरुआत में इधर में बंद था दोनों, जब आप दोनों तरफ का जो इंड है उसको खोलिएगा तो एक तरफ से HCl चलेगा तो एक तरफ से NH3 आएगा पाइप में। यस सर। पहली बार कहीं मिलेगा, यस सर। जहां पहली बार मिलेगा वहां केमिकल रिएक्शन होगा, NH3 और HCl का बनेगा NH4Cl। यस सर। NH4Cl है ना, व्हाइट फ्यूम होता है, सफेद, ठीक। देख मान लो यहां तक L डिस्टेंस तक HCl चला और पूरा जो डिस्टेंस था, सपोज इसको x लिख देते हैं, x, पूरा जो डिस्टेंस था L, बचा हुआ डिस्टेंस NH3 चला, L माइनस x। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सबसे पहले दोनों कहां मिलेगा, सबसे पहले व्हाइट फ्यूम कहां बनेगा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कहां स्टार्ट हो रहा है, इन सब क्वेश्चन का आंसर यही है। कैसे, देखिए, वॉल्यूम ऑफ HCl by volume of NH3 is root under molar mass of NH3 by molar mass of HCl, करेक्ट है? यस सर। अब देखो HCl का वॉल्यूम कितना लोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू x, और NH3 के लिए लोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L माइनस x अंडर रूट मोलर मास NH3 का मोलर मास तुम जानते हो, तुम चाहोगे तो पुट कर लेना, हमको अभी कैलकुलेशन नहीं करना है कि हम पुट करेंगे। एरिया एरिया कैंसिल, तो आ गया x by L माइनस x
बाय मोलर मास ऑफ HCl। ये रहा तुम्हारे पास इक्वेशन, ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास इक्वेशन। इससे तुम लेंथ पुट करके x का वैल्यू निकालो। मोलर मास हमेशा नोन होता है, मोलर मास आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खाली गैस का नाम बताएगा। HCl मोलर मास बोलो। HCl 36.6 36.5। NH3 बोलो 17। तो यहाँ 17 पुट किए, यहाँ 36.5 पुट किए, स्क्वायर रूट करके लेंथ अगर मान लो 2 मीटर का ट्यूब है हमारे पास, 2 मीटर का ट्यूब है, अगर पुट करके सॉल्व करो आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, ऐसा चीज होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर भी दे दिया जाता है। तुम खुद से सोच के एक बात बताओ, अगर इसमें गैस का प्रेशर ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। मतलब अगर किसी बल्ब के अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, और अगर किसी बल्ब के अंदर का प्रेशर कम है तो उसका डिफ्यूजन भी कम होगा। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। If two bulbs have different pressure, अगर इनका प्रेशर अलग अलग है तो आपका इक्वेशन होता है then use, किसका यूज करें? इसका यूज करो। R1 by R2 is P1 by P2 under root M2 by M1। मतलब प्रेशर तो भी ले आओ, मोलर मास तो तुम जानते ही, छोड़ो प्रेशर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, रूट अंडर M2 by M1 तो तुम जानते हो। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि दोनों बल्ब का प्रेशर सेम है, तो अगर दोनों बल्ब का प्रेशर सेम है तो PP कट गया, और अगर प्रेशर सेम नहीं है तो जो है वो लेके चलो। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, नोट करो।